हर मंगा एक कहानी बताता है, लेकिन उस कहानी को कैसे याद रखा जाएगा ये सिर्फ उसके फाइनल चैप्टर डिसाइड करता है। सालों की वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर ग्रोथ और इमोशनल इन्वेस्टमेंट आखिरकार कुछ ही फाइनल पेजेस पर आकर टिक जाती है। एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग पूरी सीरीज को टाइमलेस बना सकती है, जबकि एक रस्ट या हॉलो कंक्लूजन उस सब पर पानी फेर सकता है जो उसके पहले के चैप्टर्स में बिल्ड किया गया था। आज मैं बात करूंगा कि कैसे एक मांगा के फाइनल चैप्टर सिर्फ उसके स्टोरी को एंड नहीं करता, बल्कि उसकी लेगेसी डिफाइन करता है। फुल मेटल अल्केमिस्ट एक आइकॉनिक मांगा है। इसकी कहानी एक ट्रेजेडी से शुरू होता है। दो भाई एडवर्ड और अल्फोंस अपनी माँ को जिंदा करने की कोशिश करते हैं एल्केमी का यूज करके। एंड इस दुनिया में एल्केमी इक्विवेलेंट एक्सचेंज के रूल से चलता है, मतलब कि कुछ पाने के लिए उतना ही वैल्यू की कोई चीज को खोना पड़ता है। लेकिन उनका एल्केमी काम नहीं करता, जिसके चलते उनकी माँ जिंदा तो होता ही नहीं है, ऊपर से इक्विवेलेंट एक्सचेंज रूल की वजह से एडवर्ड अपनी एक टांग खो देता है और अल्फोंस अपना पूरा फिजिकल बॉडी। बट एल्केमी की मदद से एडवर्ड अपनी खुद की एक बासु सेक्रीफाइस करके अल्फोंस की आत्मा को एक सूट ऑफ आर्मर के अंदर बंद कर देता है। और अगले पूरी सीरीज हम उन्हें अपने बॉडी वापस पाने के क्वेस्ट पर ही फॉलो करते हैं। अपनी बॉडीज वापस पाने की इस जर्नी में वो लोग मिलिट्री ज्वाइन करता है, जहां उनका सिंपल पर्सनल क्वेस्ट धीरे धीरे एक्सपैंड होकर एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। वो डिस्कवर करते हैं हुमनकुलाई का सच और उनके क्रिएटर फादर को, एक ऐसा शैडो लाइक बीइंग जो खुद गॉड को कंज्यूम करना चाहता है। साथ ही उन्हें ये भी समझ आता है कि जिस फिलोसोफर स्टोन को वो ढूंढ रहे थे, जिससे वो इक्विवेलेंट एक्सचेंज किए बिना अपनी बॉडीज को वापस ला सकते थे, वो बेगुना लोगों की आत्मा से चलता है। और यहीं पर उनका कैरेक्टर डिफाइन होता है। वो लोग स्टोन को यूज करने से मना कर देते हैं एंड शॉर्टकट लेने के बजाय वो हार्ड पाथ चूज करते हैं। ये मांगा हमेशा से ही एक स्पेसिफिक गोल की तरफ बिल्ड होता रहा है, जो कि था उनके बॉडीज को ढूंढना। जैसे जैसे सीरीज अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है, स्टेक्स और भी पर्सनल होता जाता है। फाइनल बैटल में अल्फोंस एडवर्ड को बचाने के लिए एक लास्ट डेस्परेट चॉइस लेता है। वो रिवर्स ट्रांसमिशन का यूज करके अपनी ही सोल सैक्रिफाइस करता है और एडवर्ड का राइट आर्म वापस कर देता है, जिसके चलते एडवर्ड जीत तो जाता है, लेकिन अब उसके सामने एक इम्पॉसिबल सवाल खड़ा होता है। बिना फिलोसोफर स्टोन के गेट ऑफ ट्रूथ से उसके भाई की सोल को वापस कैसे लाएगा? अब हालांकि ये सवाल हमारे लिए टफ था, लेकिन एडवर्ड को पहले से ही पता था कि उसे क्या करना है। एडवर्ड खुद ट्रूथ के सामने खड़ा होता है, जो इस यूनिवर्स में गॉड का मैनिफेस्टेशन है, और वो अपनी जिंदगी नहीं, अपनी बॉडी पार्ट नहीं, बल्कि अपने गेट ऑफ एल्केमी को ऑफर कर देता है अपने भाई को वापस लाने के लिए। मतलब कि वो हमेशा के लिए अपने अल्केमी करने की एबिलिटी छोड़ देता है, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी दिया था मास्टर करने के लिए। ये एक परफेक्ट एंडिंग है, क्योंकि ये इस मांगा के मेन प्लॉट को कैरेक्टर ग्रोथ के थ्रू रिजॉल्व करता है। एडवर्ड ने सीरीज की शुरुआत ये सोचकर किया था कि अल्केमी सब कुछ सॉल्व कर सकता है, लेकिन एंड में वो ये समझ लेता है कि उसके ह्यूमन कनेक्शंस, उसके दोस्त, उसके परिवार किसी भी पावर से ज्यादा कीमती है। ये एक फुल सर्कल मूवमेंट है जो इसके पहले हर एक चैप्टर को जरूरी और मीनिंगफुल बना देता है। इसके बाद से वो दोनों भाई एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं और पूरी दुनिया घूमने लग जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए अपने अल्केमी की नॉलेज से। फिर जब एडवर्ड विनरी को प्रपोज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी आधी जिंदगी दूंगा अगर तुम अपनी आधी जिंदगी मुझे दो, तो वो सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं होता, वो इक्विवेलेंट एक्सचेंज का एक ह्यूमन मैच्योर वर्जन होता है, जो कि दिखाता है कि वो कितना ग्रो कर गया है। फैंस को इस एंडिंग से एक प्रॉपर सेटिस्फाइंग क्लोजर मिला था, कोई लूज एंड्स नहीं थे। फाइनल फोटोज में कैरेक्टर को बड़े होते हुए, शादी करते हुए और बच्चे होते हुए दिखाया गया, जिसने फाइनली ऑडियंस के दिल को चैन दिया, जो उन्होंने सालों के ट्रॉमा के बाद ट्रूली अर्न किया था। आज भी फुल मेटल अल्केमिस्ट को सिर्फ एक ग्रेट मांगा के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस के रूप में याद रखा जाता है, जहां हर चीज प्रॉपरली रिजॉल्व किया गया था। इसने ये प्रूव कर दिया कि एक हैप्पी एंडिंग क्लीशे नहीं होता जब वो लॉजिक और सैक्रिफाइस के थ्रू अर्न की गई हो। लेकिन जहां एक तरफ एक मांगा ने अपने लास्ट चैप्टर से अपने फैंस को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दिया था, दूसरी तरफ एक और मांगा आता है जो अपने लास्ट चैप्टर से अपने फैंस को बिल्कुल ही उससे उल्टा इफेक्ट दिया था। टोक्यो रिवेंजर्स की कहानी एक क्लियर गोल से शुरू हुआ था कि ताकेमिची को अपने एक्स गर्लफ्रेंड हिनाता की जान बचाना पड़ेगा टाइम लीप्स के द्वारा। लेकिन आगे जाके इसकी स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं, जो कि इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ताकेमिची का मिशन सिर्फ हिनाता को बचाने तक लिमिट नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे ये एक पर्सनल क्वेस्ट से इवॉल्व होकर अपने दोस्तों को बचाने और उन सबके लिए एक पीसफुल फ्यूचर बनाने के मिशन में बदल जाता है। ऊपर से ये मांगा इसके प्रोटैगोनिस्ट ताकेमिची की वजह से बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाता है, क्योंकि भले ही ताकेमिची के पास भी दूसरे सोनन प्रोटैगोनिस्ट की तरह कभी हार न मानने वाली विल था, बट दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा वो कंप्लीट लूजर था एक ऐसे सेटअप में जहां हर कोई लड़ने में एक्सपर्ट है, तो वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता था। तो इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ टोक्यो रिवेंजर्स की स्टोरी आगे बढ़ता है और फिर आता है इसका फाइनल चैप्टर, जो कि सब कुछ बिगाड़ देता है। एक एपिक वॉर के बाद
ताकेमिची और माइकी का फाइनल क्लैश होता है जिसमें ताकेमिची मर जाता है और इसी मूवमेंट पर एक डबल टाइम लिप ट्रिगर होता है जिसमें ताकेमिची और माइकी दोनों ही अपने बचपन में वापस चले जाते हैं अपनी सारी यादों के साथ। और इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर वो दोनों साथ मिलकर मैजिकली सब कुछ ठीक कर देते हैं। वो लोग तोमान को पहले से बेहतर बनाते हैं, फिर उसे पीसफुली डिसबैंड कर देते हैं। वो लोग समहाउ हर एक डेथ, हर ट्रेजेडी और हर कंफ्लिक्ट को रोक देते हैं। जो कहानी इसके पहले के 270 चैप्टर्स तक पेन, लॉस और सैक्रिफाइस पर बनी थी वो तुरंत एक परफेक्ट फ्यूचर में खत्म हो जाता है जहां जिन कैरेक्टर्स की डेथ ने ऑडियंस को रुला दिया था, बाजी, एनवा, सिंचिरो जैसे लोग सब जिंदा होते हैं। सबको अच्छा फ्यूचर मिलता है, कोई मेजर सैक्रिफाइस नहीं बचता और फाइनल चैप्टर में ताकेमिची और हिनाता की एक होलसम वेडिंग दिखाई जाती है जहां सारे रिफॉर्म कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये सब कुछ वो दोनों कैसे करते हैं ये तो भगवान ही जाने। मेन प्रॉब्लम ये नहीं था कि एंडिंग हैप्पी था, प्रॉब्लम ये था कि एंडिंग रस्ट और कन्वीनियंट था। ऐसा लगा जैसे ऑथर ने इस मांगा के मेन प्रॉब्लम जैसे माइकी के डार्कनेस पे चले जाना, जिससे वो एक साइकोपैथिक किलर बन जाता है और अपने ऊपर कंट्रोल को बैठ के अपने ही करीबी लोगों को चोट पहुंचा देता है, इन जैसे इश्यूज को लॉजिकली ठीक कर ही नहीं पाया, जिसके चलते उन्होंने पूरी दुनिया को ही रिसेट कर दिया। अगर एक चैप्टर की बजाय इस पूरी एंडिंग को एक पूरी आर्क दिया जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होता है, तो वो हैप्पी एंडिंग फिर भी सही होता, सेंसिबल होता। लेकिन बिना कुछ एक्सप्लेन किए ऐसे ही मैजिकली सब कुछ ठीक कर देना बहुत ही सेंसलेस था। लोगों को लगा जैसे उनके पिछले 270 चैप्टर्स तक उनका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट था वो सब कुछ वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से फैंस का रिएक्शन एक्सट्रीमली नेगेटिव था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि फैंस ऑनलाइन ऑथर पर ही अटैक करने लगे। इवन इस चीज से ऑथर की रेपुटेशन इतनी गिर गई थी कि कुछ टाइम बाद जब ऑथर ने एक नया मांगा स्टार्ट किया था एस्ट्रो रॉयल नेम से, तब लोग उस सीरीज पे भी अपना गुस्सा निकाल रहे थे और उसे कैंसिल कर रहे थे, जबकि इसका टोक्यो रिवेंजर्स से लिटरली कोई लेना देना भी नहीं था। एक टाइम पर टोक्यो रिवेंजर्स जेन्युइनली अमेजिंग था, लेकिन आज के दिन में उसे मांगा हिस्ट्री के सबसे बड़े डाउनफॉल में से एक माना जाता है। लेकिन जहाँ कुछ मांगाकास अपने स्टोरी के मेन इशू को रिजॉल्व ही नहीं कर पाते, वहाँ कुछ ऐसे मांगाकास भी है जो अपने मांगा के मेन इशू को बहुत ही परफेक्टली रिजॉल्व करते हैं। वन पंच मैन के ऑथर 1 का लिखा हुआ मॉब साइको एक ऐसे मिडिल स्कूल लड़के के ऊपर है जो दुनिया के सबसे पावरफुल साइकिक है, पर आयरनी ये है कि मॉब को कभी पावरफुल बनना ही नहीं था, उसे सिर्फ नॉर्मल बनना था। लेकिन इस मांगा में उसके ये सुपरनेचुरल एबिलिटीज को एक ऐसी चीज के तौर पर दिखाया गया है जो मॉब को अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस करने से रोकता है और उसे नॉर्मल बच्चे की तरह जीने नहीं देता। देखो उसका साइकिक पावर उसके इमोशंस से जुड़ा है, वो जितना इमोशनल होगा, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इमोशंस, उतना ही पावरफुल उसका साइकिक पावर होता जाएगा। अब क्योंकि उसने अपने पास में बहुत ज्यादा इमोशनल होके अपने पावर्स पे कंट्रोल होके दूसरे लोगों को चोट पहुंचा दिया था, इसलिए उसे लगता है कि अगर वो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेगा, अगर दबा के नहीं रखेगा, तो वो अपने पावर्स पे कंट्रोल होके फिर से किसी को चोट पहुंचा देगा। इसीलिए वो अपने इमोशंस को मोस्ट ऑफ द टाइम दबा देता है, जिसके चलते उसके आसपास के लोगों को वो इमोशनलेस लगता है। मॉम अपने इस नॉर्मल बनने की सर्च में और अपने इस ओवरवेलमिंग साइकिक पावर को कंट्रोल करने की उम्मीद में रेगन अराताका, जिसके पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है, उसके साथ मिलकर भूतों को एक्सरसाइज करने की काम करता है। एंड इसी दौरान हम उसे कई स्पिरिट से लड़ते हुए देखते हैं एंड साथ ही साथ हम उसे एक इंसान के तौर पर ग्रो करते हुए भी देखते हैं। पूरी सीरीज धीरे धीरे मॉब के एक ही कंफ्लिक्ट की तरह बिल्ड करता है, खुद को समझना और उसे एक्सेप्ट करना। और इस चीज में थ्रू आउट द होल स्टोरी रेगन मॉब को बहुत ज्यादा हेल्प किया था। वो भले ही एक झूठा इंसान था एंड मॉब की पावर्स को यूज ही किया है पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने मॉब को कभी भी उसके पावर का गलत इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। वो हमेशा मॉब को बोलता था कि उसे कभी भी इन पावर्स को दूसरे इंसानों पे यूज नहीं करना है और ना ही इस पावर को उसे वेस्ट करना है, बल्कि इन्हें सही जगह पे इस्तेमाल करना है। इवन जब इस मांगा के फाइनल आर्क में मॉब एक कार एक्सीडेंट के चलते अपने पावर्स पे कंट्रोल को बैठा था और अपने रास्ते में आने वाले सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग गया था, तब भी रेगन ने ही उसे रोका था और शांत किया था। वो कोई पावर यूज नहीं करता, वो सिर्फ सच बोलता है कि वो पूरे टाइम एक फ्रॉड था और उसके पास कोई भी साइकिक पावर नहीं था और उसने सिर्फ मॉब का यूज ही किया है पैसे कमाने के लिए। उसके मॉब के सामने अपना जो एक परफेक्ट पर्सोना बनाया था उसे तोड़ दिया और कहा कि सबके पास ये एक ऐसा साइड है जो कभी कभी वो लोग हेट करते हैं, लेकिन वो साइड भी उसी इंसान का हिस्सा है, तो इसीलिए मॉब को भी अपने अलग साइड से लड़ने की जरूरत नहीं है। जो वो सच में है उसे अपने अंदर दबाने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने आप के हर एक हिस्से को अपनाने की जरूरत है, चाहे वो स्कैरी ही क्यों ना हो। उस मोमेंट में मॉब रियलाइज करता है कि उसका पावरफुल साइड एंड उसका वीक साइड अलग चीजें नहीं है, वो दोनों ही एक ही इंसान का हिस्सा है। एंड जब वो खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका रेज खत्म हो जाता है। और फिर आता है इस मांगा का फाइनल चैप्टर, जहां हम एक छोटी सी टाइम स्किप के बाद मॉब को उसके मिडिल स्कूल के फाइनल ईयर में देखते हैं, जिसमें हमें मॉब की असली पर्सनालिटी देखने को मिलता है। अब वो अपने इमोशंस को दबा नहीं रहा था और सबसे अच्छे से हंस के बात कर रहा था, और साथ ही हमें छोटी
छोटी छोटी चेंजेस भी दिखाया जाता है, जैसे मॉब ने जब बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन किया था तब वो सबके बहुत पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अब वो सबके साथ दौड़ रहा था। फिर उसने रास्ते में एक कैट को अपने साइकिक पावर यूज ना करके खुद से हेल्प किया था। ये सब चीजें उसके कैरेक्टर ग्रोथ को दिखाता है एंड ये ग्रोथ सडनली नहीं आया था, उसने इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही कर दिया था। लाइक बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को ज्वाइन करना ये जानते हुए कि उसका शरीर बहुत कमजोर है और वहाँ डटे रहना इवन तो वो उनसे कीप अप नहीं कर पा रहा था। एंड भले ही वो काफी ऑकवर्ड बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने काफी सारे दोस्त बना लिए थे। ही इम्प्रूव थ्रू आउट द सीरीज। लास्ट में उसे बस एक नेसेसरी पुश मिला जो चाहिए था अपने आप को एक्सेप्ट करके खुल के दूसरे लोगों से मिलने के लिए। अब वो जेन्युइनली अपने आप से खुश था एंड इस मांगा के फाइनल पैनल में हम उसे एक बड़ी जेन्युइन रियल स्माइल के साथ देखते हैं, जो के साथ हम पूरी सीरीज में पहली बार देखते हैं। रीडर्स ने इस एंडिंग को सिंपल और ब्यूटीफुल होने के लिए प्रेस किया, जो बाकी ज्यादातर मांगा एंडिंग से बहुत अलग थी। इसका फाइनल चैप्टर पूरी स्टोरी को नेचुरली जोड़ के रखता है और कभी भी सीरीज के कोर थीम्स को भूलता नहीं है। इस मांगा को खत्म करने के लिए कोई दुनिया खत्म कर देने वाली थ्रेट की जरूरत नहीं था। इट जस्ट नीडेड अ बॉय टू बी ओके विद हिमसेल्फ। बट हियर्स द थिंग, हर मांगा के फाइनल चैप्टर ऐसा नहीं होता जो बाकी स्टोरी के साथ नेचुरली फिट हो। अटैक ऑन टाइटन मांगा की कहानी शुरू तो भयानक इंसान खाने वाले टाइटन्स के खिलाफ इंसानियत की सर्वाइवल के लड़ाई से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर में बदल जाता है, जहाँ एक ऐसी दुनिया को अनकवर किया जाता है जहाँ एक पूरा सिस्टम लोगों को दबा कर रखता है और रेस के नाम पर नफरत और भेदभाव फैला कर रखा है। इसमें हम इस मांगा के प्रोटैगोनिस्ट एरेन को भी एक रोथलू विक्टिम से एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बनते हुए भी देखते हैं, जो मिलियंस ऑफ कलर्सल टाइटन को दुनिया पर छोड़ दिया था, जिसके चलते 80% ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो गया था। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब उसके दोस्त मिलकर उसे रोकने के लिए एक अलायंस बनाते हैं और इसी क्लैश के साथ कहानी अपने फिनाले तक पहुंचती है, जहां आखिरकार एरेन को मार दिया जाता है। और फिर आता है इसका फाइनल चैप्टर, जिसमें हम जो कुछ भी जानते थे या फिर सोचते थे इस मांगा के स्टोरी के बारे में, उनको लिया और एक डस्टबिन में फेंक दिया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड आर्मिन को बताता है कि उसने जो कुछ भी किया था उसके पीछे क्या वजह था। वो रिवील करता है कि ये सब उसके प्लान था अपने दोस्तों को दूर ढकेलने का, खुद को दुनिया का सबसे हेटेड एनिमी बनाने का, ताकि वो लोग उसे रोक कर ह्यूमैनिटी के हीरोज बन सके। एंड इवन इसके लिए उसने अपनी माँ को भी मार दिया था, नॉट डायरेक्टली बट उसने ही उस स्माइलिंग टाइटन को उसके माँ की तरफ भेजा था। ऊपर से जिस एरेन को हमने एक कोल्ड फोकस डिटरमाइंड रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर के रूप में देखा है, वो भी अचानक से टूट जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद मिकासा मूव ऑन करे और किसी दूसरे लड़के से प्यार करे। ये सीन लिटरली एरेन की जो कैरेक्टर बनाया था इसामा सन ने, उसे पूरी तरह तोड़ देता है। इसीलिए कई लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि ये बिहेवियर काफी क्रिंज लग रहा है, क्योंकि इसने एक बैड एंड सीरियस कैरेक्टर को अचानक एक इमेच्योर लड़के जैसा बना दिया था, जैसा कि वो बचपन में था। एंड एरेन जैसे सभी टाइटन्स का पावर खत्म कर दिया था, वो कुछ टाइम के लिए ही खत्म हुआ था। एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि फाउंडर टाइटन की पावर वापस से अर्थ में आ चुका है। तो बेसिकली एरेन जो कुछ भी किया था, लाइक 80% पॉपुलेशन को मारना एंड ऑल, उससे बस कुछ टाइम के लिए ही सब कुछ सही हुआ था, क्योंकि एट द एंड वॉर्स फिर से स्टार्ट हो गया था एंड टाइटन्स फिर से लौटेंगे। तो इसलिए बहुत लोग इस मांगा एंडिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उनको ऐसा लगा जैसे इसामा सन ने अपने ही कैरेक्टर के रूल्स को बिट्रे कर दिया था। कई लोगों का मानना था कि एंडिंग काफी रस्ट था और जो कुछ उससे पहले इसके स्टोरी ने एस्टैब्लिश किया था उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था इसका एंडिंग। बैकलैश इतना ज्यादा इंटेंस हो गया था कि ऑथर को ऑनलाइन अटैक्स तक फेस करने पड़े और उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज भी किया, ये मानकर कि उन्हें खुद भी डाउट था कि उन्होंने सही डिसीजन लिया या नहीं। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इस एंडिंग के पीछे उनका रियल इंटेंशंस क्या थी। बट हे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अटैक ऑन टाइटन जैसे स्टोरी को एंड करना इतना इजी नहीं है। उस जैसा कुछ लिख पाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे एंडिंग जैसा भी हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो एंडिंग ओवरऑल सही लगा, cause see that's how life works। कभी भी हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकते। हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करता ही है, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होता इस दुनिया में। बट फिर भी कुछ टाइम के लिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके खुश रह सकते हैं, जब तक कि दूसरी प्रॉब्लम ना आ जाए। एंड इसामा सर ने वही दिखाया कि एट द एंड एरेन अपना जो गोल था उसे अचीव कर लिया था, क्योंकि उसका गोल था कि उसे अपने लोगों को खुशहाल जिंदगी देना है, जहाँ कोई टाइटन्स का पावर एक्सिस्ट ना करता हो। अब भले ही बाद में जाके वॉर्स फिर से स्टार्ट हो गया हो एंड भले ही टाइटन्स का पावर फिर से लौट आया हो, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए तो फ्यूचर सेट कर ही दिया था ना। सो इट ऑल मेक्स सेंस फॉर मी। सो इसामा सर उतना तो हेट डिजर्व नहीं करते थे जितना उन्हें मिला। आई मीन एट द एंड अटैक ऑन टाइटन लिटरली एक मास्टरपीस है, नो वन कैन डिनाई इट। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मंगा, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाने के बावजूद एक सेटिस्फैक्टरी एंडिंग दे पाया जो ऑलमोस्ट सबको पसंद आया। हाइक्यू मंगा की स्टोरी हिनाता सोयो से स्टार्ट होती है, एक शॉर्ट हाइट का लेकिन पैशनेट लड़का जो वॉलीबॉल से ऑब्सेस्ड हो जाता है। जल्द ही उसकी राइवलरी कागेयामा के साथ बन जाती है, जो बाद में उसके ही टीम का पार्ट बन जाता है।
लगभग 400 चैप्टर्स के अंदर हाइक्यू सिर्फ एक टीम की स्टोरी नहीं रहता बल्कि उनके राइवल्स टीम्स और उनके स्ट्रगल्स को भी दिखाता है। ये मांगा एंड होने से पहले एक आर्क आता है जहाँ पहले से इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर्स अब एक प्रोफेशनल प्लेयर बन के एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। इस टाइम तक हिनाता अपने स्किल्स और पर्सनालिटी दोनों में ग्रो कर चुका होता है एक बड़ी हाई स्कूल डिफीट के बाद। अब क्योंकि इस मांगा में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स एंड उनके ग्रोथ को क्लोजली दिखाया गया है तो इसलिए ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ फाइनल चैप्टर को सेटिस्फाइंगली एंड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब फिर फाइनल चैप्टर आता है तब सारी डाउट्स क्लियर हो जाता है। फाइनल चैप्टर में कुछ फैमिलियर प्लेयर्स हमें जापानीज नेशनल टीम के लिए अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेलते हुए दिखते हैं जो उनके सालों की मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि बाकी लगभग सारे कैरेक्टर्स का फ्यूचर में क्या हुआ, इंक्लूडिंग वो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं बने। इस मांगा का फाइनल मैसेज वॉलीबॉल के सिंपल रूल्स के थ्रू बताया जाता है एंड ये मांगा एंड होता है लास्ट पैनल के साथ जहाँ हिनाता और कागेयामा फिर से एक दूसरे के सामने होते हैं। फैंस को ये एंडिंग काफी पसंद आई क्योंकि हाइक्यू ने ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को डेवलप किया और एंडिंग ने सबको प्रॉपर क्लोजर दिया एंड हिनाता की एक रॉ जंपर से एक कंप्लीट प्रोफेशनल प्लेयर बनने तक का सफर को भी परफेक्टली शो किया गया। ये मांगा किसी फ्लैशी हाई स्कूल विन पर एंड नहीं होती बल्कि कैरेक्टर्स को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। इसी वजह से ही तो हाइक्यू को बेस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स मांगा और काफी लोगों के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स मांगा ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। एंड विद दैट ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बाकी अगर आपको वन पंच मैन के सभी फाइनल फॉर्म्स के बारे में जानना है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कर दो।